हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। जैसा कि आप लोग का कल एग्ज़ाम है, ये आज का लास्ट वीडियो है कल के पेपर के लिए। तो चलिए हम लोग पेपर को इस बार क्या करेंगे कि सारे यूनिट से क्वेश्चन है, आपका क्विक रिवीजन बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, चलिए भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला पूछेगा या इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करिएगा, आराम से आप बना लीजिएगा। क्या करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ओके, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का नहीं छूटना चाहिए। पी से क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर फॉर रेट होता है, टी फॉर टाइम होता है और 100 होता है। जब जैसा बैठा दोगे एकदम इजीली निकल जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 द इवेंट इज। अगर किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल है। अगर इसके साथ अगर p इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, अगर इसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, निश्चित है। ओके, क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। ओके, और अगर P इज इक्वल्स टू, इसका प्रोबेबिलिटी अगर 0 से लेके 1 के बीच में आता है, दैट मीन वो क्या है, संभावित है। ठीक है, चलिए, तो संभावित है दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, कोई भी नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, संभावित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो गया, P अगर प्रोबेबिलिटी 0 है दैट मीन वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर p इज इक्वल टू 1 है तो निश्चित है, 100% है उसका। और अगर 0 से 1 के बीच में आता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो संभावित होगा। इसके साथ और एक क्या, हमेशा इसका रेंज क्या होगा, 0 से 1 के ही बीच में होगा बाबू। ठीक है, इससे आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, 1 से, अरे बहुत बार हम ठीक है बोल रहे हैं, आप लोगों को शायद इरिटेटिंग लगता है, बट आदत हो गया है, क्या कर सकते हैं। चलिए, और इसमें क्या और एक कुछ बता दे, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, कि 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, 1 ही इसका क्या होता है, 100% होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका प्रोबेबिलिटी का, जो हमारा सिंपल वाला है, NE इज इक्वल्स टू NS। ठीक है, NE इज इक्वल्स टू NS, मतलब NE मतलब जितना भी फेवरेबल आउटकम है, जितना हमको निकालना है, और NS मतलब टोटल आउटकम है। ओके, चलिए भाई, हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मीन। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, अगर कोई नंबर है 2, मान लीजिए कोई नंबर है 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इसका मीन निकालने बोलेगा तो हम क्या करेगा, 2 + 3 + 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 हो गया, तो बस काट दीजिएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ओके, मीन और मीडियन में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मीडियन मतलब क्या है कि उस नंबर्स का क्या, बीच वाला नंबर जो 2 भाग में उन लोग को बांटता होगा। ठीक है, मीडियन का मतलब वो होता है। चलिए, और हाउ मैनी लेटर्स देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, 26। ओके, चलिए 5 में हमारे, यदि विक्रय मूल्य SP क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो क्या होगा। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, CP से। ठीक है, मान लीजिए आप दुकानदार है, ठीक है, और आप उसको खरीद के लाए 5 रुपया में, और आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 5 रुपया हो गया, और आप उसको दुकान में किसके दाम से बेचोगे, 7 रुपया के। तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, बेचना ही होता है ना, तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। अगर आप इससे छोटे, अगर इसके कम दाम में बेचते हो तब आपका लॉस होगा, ऐसे में क्या होगा कि प्रॉफिट होगा। ओके, CP SP आता है निकालने आप लोग को, कि बता दे थोड़ा सा। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आगे हम लोग कर लेंगे। ओके, देखिए हम ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग लाइव में नहीं है, आप लोग से हम फीडबैक चाहते हैं। फिर हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रतीक क्या है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ज़रा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम लोग यहाँ पे क्या पूछा है, जस्ट प्रतीक पूछा है, सिंबल पूछा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपका ये वाला सिंबल है। ठीक है,
सी नंबर। ओके, कैसे लिखते हैं भाई, और एक बार लिख दे रही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि बी ये क्या है, इसका निकल चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी इसका अगर इवेंट ये हो चुका है और ए कब होने वाला है, ये इसे दर्शाता है। ओके, और इसका बीच वाला का लाइन का मतलब क्या है, जबकि। ठीक है, और क्या हमारा व्हाट डज का है मीडियन रिप्रेजेंट, तो मीडियन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, तो मध्यमान को। ओके, बीच वाला, औसत नहीं मारिएगा, ठीक है, औसत नहीं है, क्या होगा, मध्यमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इस आपको इस नंबर का आगे क्या होगा, सीरीज है। तो देखिए 2 इंटू 2 हुआ है 4 हुआ है, 4 इंटू 2 8 हुआ है, 8 इंटू 16 हुआ है, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ऐसा सीरीज आएगा तो पहले मल्टीप्लाई को ही देखिएगा, फिर प्लस माइनस 1 करके देखिएगा, यही सब कॉमनली फॉलो करेगा, इससे ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं। ठीक है, पहले देखिएगा कि प्लस माइनस हो रहा है या ऑड इवन हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, बस यही चेक करना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पर अगर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगाया जाता है भाई, तो मूलधन प्लस पूर्व ब्याज। ओके, मूलधन प्लस पूर्व ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू NT। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि R इज इक्वल टू 0 है तो संबंध कोरिलेशन क्या दर्शाता है, इफ R इज इक्वल टू 0 व्हाट डज कोरिलेशन इंडिकेट, इसका मतलब क्या है कि हमारा इससे कोई रेखिक संबंध नहीं है। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन कोई रेखिक संबंध नहीं है। उसके बाद हमारा 11 आता है, ACEG अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर। तो देखिए A के बाद C है, D नहीं है, फिर E है, F नहीं है, G है, तो H नहीं होके क्या होगा, I हो जाएगा। 12 में हमारा लाभ प्रतिशत प्रॉफिट की गणना किस पर की जाती है, देखिए लाभ प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है हमारा, तो ये पे CP पे निकलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे, किस पे निकलता है हमारा, कॉस्ट प्राइस पे। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य। ओके, प्रॉफिट परसेंट। चलिए, लॉस परसेंट भी किस में निकलता है, CP पे ही निकलता है। दो स्वतंत्र घटनाओं A B के लिए A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो दो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होगा, P इंटू B होगा। ये क्या दर्शाता है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का क्या होगा, अगर कंपेयर कीजिएगा तो सेम आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हम लोग इसको प्रूव भी किए हैं, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखिए कि क्या होगा यहाँ पे, PA इंटू PB, ये वाला याद रखिएगा ना, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका माप है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है भाई, तो फैलाव का है। ठीक है, पिता माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है, तो क्या है, सामाजिक है, रक्त संबंध है, व्यवसायिक है, मित्रता है, तो क्या होगा, ब्लड रिलेशन है। ओके, यही आपके पड़ोसी के साथ दे देता तो सामाजिक हो जाता, आपके ये में बिजनेस मतलब व्यवसाय के कोई वर्क प्लेस का दे देता तो व्यवसायिक हो जाता, आपके मित्र का देता तो मित्रता हो जाता। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उच्चतम घात कितनी होती, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, क्यूबिक पूछता तो 3 हो जाता। ठीक है, हिस्टोग्राम का उपयोग किस प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हिस्टोग्राम का हम लोग कोई भी चीज़ जब कंटिन्यूस डाटा जिसका रहता है ना तब हम लोग करते हैं, तो सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस। ओके, 18 नंबर में है, यदि AB इज इक्वल्स टू 3:5 है और A इज इक्वल्स टू 6 है हो तो B का मान क्या होगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई, जैसे जैसे दिया हम वैसे वैसे लिखेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या दिया हुआ ए रेशियो को तो पता होगा ना कि हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इतना, फिर क्या हो जाएगा 3/5। अब हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई कि हमारा किसका वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया है, तो बस A को बैठा दीजिए यहाँ पे।
ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है, चलिए 6 बैठा दिए। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, दैट मीन हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है। एक रेशियो वाला क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि ए रेशियो बी का वैल्यू इतना है और सी रेशियो डी का वैल्यू इतना है, तो बी सी कुछ भी पूछ देगा उसमें से, तो आप आराम से निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई वाला लगा के। ठीक है। फिर हमारा 19 बेस थ्योरम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए बेस थ्योरम का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। किसके लिए, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। और ये क्या बताता है इसका एप्लीकेशन, तो ये कारण को बताता है, जो ये घटना घटी है किस कारण से घटी है, ठीक है, वो भी बताता है। तो कारण और इनवर्स प्रोबेबिलिटी 2 वर्ड आपको बेस थ्योरम से याद रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, उल्टी प्रायिकता हो जाएगी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 2 चीज याद हुआ, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, और एक क्या याद हुआ आपको कि ये कारण को बताता है। ये घटना घटने का पहले का बात नहीं, ये घटना घट चुका होता है तब हमारा बेस थ्योरम उपयोग में आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर क्या है हमारा, 1 4 9 16 का अगला पद क्या होगा, तो बताइए भाई क्या होगा इसमें हमारा 1 4 है। अच्छा देखिए 1 का क्यूब है, ठीक है, क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, दैट मीन आगे किसका होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 25 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए मीन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो देखिए मीन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो आउटलायर्स का पड़ता है, ठीक है, चरम मान का। ये सब आपको याद कर लीजिए। ठीक है, 22 में है ए का z है तो b का क्या होगा, तो b का क्या होगा y होगा, और क्या होगा, है कि नहीं, ठीक बोले ना, अपोजिट चल रहा है। 23 इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हाट इज p इंटरसेक्शन b, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर असंगत का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 2 इवेंट है भाई, ए और बी 2 इवेंट है, तो वो सेम टाइम पे नहीं घट सकता। क्या नहीं घट सकता, सेम टाइम पर नहीं घट सकता। क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें और भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, खाली ये नहीं कि इसका आंसर क्या होगा बस ये नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि 2 घटना एक साथ नहीं घट सकता है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई, जब कोई 2 घटना एक साथ नहीं घट सकता उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना है। ओके, डायरेक्ट याद रखना है, क्या हो जाएगा 0 याद हो जाएगा। अगर यही इंडिपेंडेंट होता, अगर म्यूचुअली नहीं हो के क्या होता है इंडिपेंडेंट होता, तो अभी हम लोग पढ़े कि क्या पढ़े, अगर 2 इंडिपेंडेंट होता तो गुना हो जाता, होता कि नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रिग्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो पूर्णानुमान करना। ओके, 24 का सी पूर्णानुमान करना। लॉजिकल रीजनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लॉजिकल का रीजनिंग का मतलब क्यों हम लोग को सॉल्व करवाया जाता है, क्यों एग्जाम में रखा जाता है, तो देखिए याददाश्त बढ़ाने के लिए, गणना करने के लिए, सही निष्कर्ष निकालने के लिए, शब्द सीखने के लिए। तो सही निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, फिर से हमारा है 1 से 25 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें हमारा, इसमें इसका सबका आंसर दिया हुआ है। लेट्स चलिए फिर है हमारा 26 to 50। चलिए भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या सॉरी गाइस, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा क्या होता है, सिर्फ ब्याज जो ब्याज क्या होता है, सिर्फ मूलधन पर लगता है ना इनिशियल वाला में, और इस पे क्या होता है चक्रवृद्धि में, कंपाउंड में उसके साथ साथ, और चक्रवृद्धि में क्या होता है कि वो फिर उसके लिए वो फिर क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है और जुड़ जाता है ना, तो इस पे क्या हो जाएगा ब्याज पर ब्याज। ओके,
फिर है हमारा 27 नंबर, यदि दो इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट व्हाट पी ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल, तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा, क्या है हमारा पी ए बी। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं इसको, पी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। ये होता है, ठीक है। ये होता है, और इसी का भी हम लोग ऊपर में बात किए कि इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, पी ए इंटू पी बी होता है, इसी का मतलब जब दो इंडिपेंडेंट होता है तो बताएं कि मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे बी बी कटा, तो मतलब क्या बचा, पी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, चलिए 28, औसत मीन पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है, तो सबसे कम प्रभाव किस पे पड़ता है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का बी। ओके, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। सबका अगर माध्य अंतर उससे माध्य से अंतर 0 अंतर सेम होगा, समान होगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 30, 5, 10, 20, 40, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो 5 इंटू 2 हो रहा है 10 हो रहा है, 10 इंटू 2 20 हो रहा है, 20 इंटू 2 क्या हो रहा है 40 हो रहा है, यानी 40 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए अब है, यदि r का मान -1 हो तो सहसंबंध कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, r इज इक्वल्स टू 0 वाला हम पढ़े थे। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि r इज इक्वल्स टू अगर -1 होगा तो -1 होगा तो क्या होगा, पूर्ण ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण ऋणात्मक। 32 है, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो किसी वर्ग का व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल कॉल्ड, तो मिड पॉइंट क्या कहलाता है भाई, किसी भी क्लास इंटरवल का क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है, यानी 32 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। ओके, फिर है, इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 द इवेंट इज, अगर ये पॉसिबिलिटी अगर किसी भी इवेंट का 1 है, p इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन हम क्या बताएं कि ये निश्चित है। ओके, इस पे तो एकदम नहीं गलती करना है, निश्चित है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो संभावित है, अगर 0 है तो असंभव है। ठीक है, फिर हमारा आता है हमारा 35 नंबर, फिर इसमें क्या आ रहा है 1, 3, 6, 10 श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो क्या हो रहा है इसमें 1 से +2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, फिर 3 से क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे 1 से +2 3 हुआ, 3 से फिर हाँ देखिए फिर +3 हुआ, फिर 6 से क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है, फिर +4 हुआ, फिर 10 से क्या हो जाएगा +5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब बढ़ते जा रहा है कंसेक्यूटिवली। ओके, 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, निम्न में से कौन सा फैलाव डिस्पर्सन का माप नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, माध्य नहीं हो जाएगा, बाकी सारा है। ओके, 36, यदि A रेशियो B 2:3 और B रेशियो 4:5 है तो AC क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर A और B क्या है हमारे 2:3 है और BC, तो हमको पहले जो आपको निकालना है उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, हम लिख दिए, चलिए A/C निकालना है हमको, फिर हम लोग को क्या पता है A/B पता है, और यही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या पता है हमें B/C पता है। अब देखिए दोनों तरफ कॉमन हो गया ना, ऐसा नहीं ना लग रहा है कि B कट जाएगा फिर AC बचेगा, बराबर है। अब बैठा दीजिए, A/B का वैल्यू क्या है हमारा 2:3 है, फिर हमारा क्या है हमारा B/C का वैल्यू क्या है 4:5 है। ओके,
बस काटिए, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, मतलब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 8:15। ठीक है, वैसे ही लिख देना है, जो निकालना है उसको पहले लिख देना है। ठीक है, हिस्टोग्राम में बार एक दूसरे से कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं भाई, जैसे कि हमको पता है हिस्टोग्राम में क्या होता है, कंटिन्यूस को बताता है, कंटिन्यूटी को बताता है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोग्रेस जो भी होता है उसको बताता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके। 38 बेस प्रमेय में हर डिनोमिनेटर क्या दर्शाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर किसको करता है, तो कुल प्रायिकता को करता है। ठीक है, किसको करता है, कुल प्रायिकता को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसको भी हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है भाई, ये बेस थ्योरम है। ओके, जिसमें बी किसको दर्शाता है, कुल को। ओके, डिनोमिनेटर उसी को बोलते हैं ना, नीचे वाले को। 39 यदि किसी कोड में a इक्वल्स टू जेड है, b इक्वल्स टू वाई है, तो c इक्वल्स टू क्या होगा। अब हमको इतना भी बुड़बक मत बनाइए, हमको एक बार में समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया है कि यहाँ पे सबका अपोजिट चल रहा है, अपोजिट मतलब उल्टा वाला है ना। a इक्वल टू जेड है, b इक्वल्स टू वाई है, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन कौन सा है, तो मित्र, पड़ोसी, चाचा, सहकर्मी। बाकी नहीं है, क्या है हमारा चाचा, चाचा श्री, चाचा श्री हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन है। ओके। 41 में यदि पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बोल दीजिए नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को मत दीजिए, टाइम एंड वर्क वाला नहीं बनता है, नहीं बनता है। बताओ MDH मसाला खाया है तुम लोग, खाया है कि नहीं, बस बोल दो हाँ या ना। MDH इज इक्वल्स टू MDH, बस इतना ही में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए मैन कितना था, मैन 12 था। डे कितना है भाई, कितना दिन लग रहा है, 10 दिन में लग रहा है। ठीक है, आवर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अगर आवर दिया रहता तो आप उसको कर देते, नहीं दिया हुआ है हटाइए। फिर दूसरे दिन में आदमी हमको कितना चाहिए, तो 6 आदमी चाहिए, और बताना है कि कितने दिन में वो काम करेगा। तो बस हो गया, लीजिए 12 × 10 और 6 को इधर ले आके काट दीजिए 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 20, यानी उसको कितना दिन लगेगा भाई, 20 दिन लगेगा। MDH की जय हो, है ना। MDH याद रहना है, MDH इज इक्वल्स टू MDH, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। उसमें से कोई भी एक चीज़ देगा आपको निकालना है, आप निकाल लीजिएगा MDH। ठीक है, M से मैन, ठीक है, D से डे, H से आर है आवर। 42 में हमारा इफ अ डेफिनेट कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम अ स्टेटमेंट द आर्ग्यूमेंट इज, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वैध होगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैध होगा। फिर है 43 में है कि 4 से 16 या 6 से क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोले कि इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, बोल दीजिए आप लोग। ये सब हम लोग को क्या है ऑलरेडी पता है, आप थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाते हैं कि नहीं। तो यहाँ 4 का स्क्वायर है 16, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्कैटर डायग्राम हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई, तो सहसंबंध को रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा इफ़ डिस्काउंट ऑफ 20% इज ए गिवन ऑन आर्टिकल, व्हाट डज इट मीन। अगर किसी चीज़ पर, किसी आर्टिकल या कोई भी वस्तु पे अगर 20% का छूट मिल रहा है, दैट मीन क्या है कि अंकित मूल्य पर 20% की कमी हो रहा है। जो वहाँ मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस का ही मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस पे जो भी वहाँ पे दाम होगा उसका 20% कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी। ओके, अगर अब वो वस्तु मान लीजिए 100 का था, तो 100 का 20% निकाल दीजिए, जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन इज, कैसा होगा भाई, तो धनात्मक विषम होगा। ओके, फिर है 48 रीअरेंजिंग लेटर ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। देखिए जब कोई भी वर्ड का आगे पीछे इधर उधर जब करके किया जाता है तो उसको नया वर्ड बनाया जाता है, तो क्या बोला जाता है, एनाग्राम। ठीक है, 49 इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन बी इंडिपेंडेंट, तो नहीं, जब वो एक साथ वो घट ही नहीं सकता है तो कैसे होगा, नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, 49 का बी। फिर हमारा 50
फोरकास्टिंग किस विधि से किया जाता है? फोरकास्टिंग किस विधि से किया जाता है भाई? तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सहसंबंध, को रिलेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा? सहसंबंध। 44 का बी। फिर हाँ, इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।